तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कीरल कार्बन एटम डिस्कस कर लिया था, और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सिमेट्री के बारे में। एक कौन सी सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दो चीजों पर ज्यादा फोकस करना है अपने को। दो ही चीजें हैं, बाकी दो सिमेट्री और भी होती है लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं है। तो अब यहाँ पर हम कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ नई बातें सीखेंगे। जैसे कंपाउंड में पूछा जाता है, कोई भी ऑप्शन दे दिया जाता है, पूछा जाता है बताओ कौन सा यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है, ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा है। एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि कौन सा एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर प्रतिबिंबी जिसको हम लोग बोलते हैं। और एक और होता है डाइस्टीरियोमर, क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, विवरम ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। फिर एक और पूछा जाता है कौन सा मीजो होता है, कौन सा रेसिमिक होता है। तो कुछ एक खतरनाक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं प्रकाशिक सक्रिय और प्रकाशिक असक्रिय कौन से होते हैं। पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो डालेंगे हेडिंग प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय व असक्रिय, असक्रिय, ठीक है। तो प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक असक्रिय कौन से होते हैं, पहले तो हमें इसको पहचानना है। तो कोई भी यौगिक अगर हमको दे दिया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि प्रकाशिक सक्रिय या प्रकाशिक असक्रिय कौन सा है। तो एक बात को समझिएगा, देखो सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम उसके अंदर कीरल कार्बन एटम ढूंढना है ना। अगर कोई कीरल कार्बन एटम है, क्या कहा मैंने, कीरल कार्बन एटम, यहां पर मैं लिख रहा हूं कीरल कार्बन एटम, ठीक है। कायरल तो समझ ही गए ना, आपको क्लियर हो गया। तो कीरल कार्बन एटम है, क्लियर है, कीरल कार्बन एटम है, क्लियर है। लेकिन कीरल कार्बन एटम होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री, किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं है। कीरल कार्बन एटम है लेकिन उसमें सममिति नहीं है, समझ में आ गया। कीरल कार्बन एटम है लेकिन उसमें सममिति नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो जो यौगिक होगा वो कैसा हो जाएगा, प्रकाशिक सक्रिय हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई बात। दूसरी बात यहां पर बात सकते हैं, अगर कीरल कार्बन एटम है, कीरल कार्बन एटम है, मतलब निशान लगा रहा हूं मैं, है वाला ये है, कीरल कार्बन एटम है लेकिन सिमेट्री है, दोनों है। अगर सिमेट्री है लेकिन कीरल कार्बन एटम है तो वो असक्रिय हो जाएगा, वो असक्रिय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असक्रिय हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि जैसे सिमेट्री अगर आ गई, भले ही कीरल कार्बन एटम है लेकिन सिमेट्री अगर आ गई तो फिर वो कैसा हो जाएगा, असक्रिय होगा। तीसरा बिंदु समझ लो। अब ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। यहां पर अगर ले ले, मान लेते हैं कीरल कार्बन एटम नहीं है और सिमेट्री भी नहीं है, समझ में आ गया, सिमेट्री भी नहीं है। तो यहां पर अगर कीरल कार्बन एटम नहीं है लेकिन सिमेट्री भी नहीं है तो भी सक्रिय हो जाएगा, तो भी सक्रिय हो जाएगा। बात को समझ रहे, तब भी कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। और चौथा क्या हो सकता है, अब आप चौथा बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सिमेट्री नहीं है, कीरल कार्बन एटम नहीं है। अगर हम कहते हैं कि कीरल कार्बन एटम भी नहीं है, कीरल कार्बन एटम भी नहीं है लेकिन सिमेट्री है, कीरल कार्बन एटम नहीं है लेकिन सिमेट्री है, तो फिर असक्रिय हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, असक्रिय। तो मुझे लगता है अब बात समझ में आ गई होगी। तो सारा दारोमदार किस पर होता है, सिमेट्री पर होता है। अगर गौर से देखा जाए तो सिमेट्री एक ऐसी चीज है जिसके होने से ही कहानी बन रही है। देखो आप गौर से, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री है, अगर सिमेट्री है तो असक्रिय, सिमेट्री है असक्रिय, नहीं है सक्रिय, नहीं है सक्रिय। इधर होना ना होना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ लो, इधर होने से ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन शुरुआत कहां से करनी होगी, शुरुआत पहले यहां से करनी होगी, इस जगह से करनी होगी।
पहले कीरल कार्ब एटम ढूंढना होगा। अगर कीरल कार्ब एटम मिल गया बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिला तो फिर सिमेट्री पर फोकस ज्यादा जाएगा और अंत में सिमेट्री देखनी ही पड़ेगी। जब तक सिमेट्री नहीं देखोगे तब तक चीजें नहीं बनेगी। कहानी समझ में आ रही? नोट कर लिया? ठीक है, तो चले कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो चलो पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां पर हमें पता करना है कि ये सिमेट्री है कि नहीं है। तो मैंने ले लिया पहले CH4, फिर दूसरा एग्जाम्पल अब आप कर लोगे CH3Cl, तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं CH2Cl2, चौथा एग्जाम्पल ले सकता हूं, क्या हो जाएगा CHCl3। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल लिए। अब मुझे बताओ कौन सक्रिय है कौन नहीं है, सोच के बता दो कौन सक्रिय है कौन सक्रिय नहीं है। तो भाई यहाँ पर सम्मिति होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। सम्मिति होगी, सिमेट्री होगी कि नहीं होगी, कल ही सिखाया था मैंने। यहाँ पर क्या कहा मैंने, सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री है और अकीरल है। कीरल कार्ब एटम कैसा हो गया, अकीरल, मतलब इसके अंदर कोई भी कार्बन एटम ऐसा नहीं है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, चारों वैलेंसी समान हो रही है। तो यानी कि ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमेट्री चेक कर लो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब मैं यहाँ लिखूंगा OIN और ऑप्टिकली एक्टिव को लिखूंगा OA। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ यहाँ सिमेट्री 3 सेम है, यहाँ पर भी सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर भी सिमेट्री है ना, सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? यहाँ पर भी सिमेट्री है, 3 Cl हो गए ना, इसका मतलब यहाँ पर भी बात तो एक ही होगी, चाहे CH3 ले लो या CH2Cl ले लो, तो यहाँ पर भी सिमेट्री है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर CHFCl ले लेते हैं, ClBr ले लेते हो। चलो 1 2 3 4 संयुक्ता अलग अलग हो गई, तो इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। अरे हाँ या ना, सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकल। क्लियर हो गया? तो पहचान लोगे आप, देख के क्वेश्चन को देख के पहचान लोगे। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बताओ इसमें ये प्रकाशिक सक्रिय है, निम्न में से कौन सा प्रकाशिक सक्रिय है, प्रकाशिक असक्रिय है, ये क्वेश्चन आता है। चलो आगे देखते हैं, 6 नंबर ले लेते हैं। अब 6 नंबर में हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया CH3 CH2 CH3। बताओ अब आप खुद ही फटाफट देख लो, फटाफट देख लो। यहाँ पर CH3 जो मैंने कहा चेक करने वाली कंडीशन है, उसको चेक करो फटाफट। यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर चेक कर लो। यहाँ पर क्या होगा, CH3, यहाँ CHOH, देन COOH, ये ले लो। ठीक है, और ले लो। यहाँ पर CH3 हो गया, CHOH, CH2 CH3। बताओ, सोच के बताओ कौन सा सक्रिय है कौन सा असक्रिय है, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें कीरल कार्ब एटम यहाँ नहीं है। ठीक है, सिमेट्री है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिमेट्री यहाँ पर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आ गया? यहाँ पर बता दो मुझे, कार्ब एटम पर 2 है, ये क्या होगा, नेचुरल सी बात है। इस कंडीशन पे क्या होगा, प्लेनर है, ये कैसा होगा, प्लेनर फॉर्म पे होगा। आया ना? तो बताओ, प्लेनर तो ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है, लेकिन अगर आप इसको काम करें तो क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय है कि असक्रिय? तो कीरल है, कैसे होगा, सोच के देखो। क्या इसमें प्लेनर सिमेट्री है? नहीं है, प्लेनर सिमेट्री है कि नहीं है? कैसे? हाँ, CH3 सेम है, हाँ ठीक है, क्लियर है भाई। इस कार्ब एटम को गौर से देखो ना यार, 2 CH3 सेम हो गए, फिर एक H हो गया और एक C2H5 हो गया, तो C2H5H के बीच से काट दो ना C2H5H के बीच से काटो, तो सिमेट्री है भाई यार, सिमेट्री है। अरे भाई अभी तो बताया था, कौन सा बताया था फॉर्म, ये कार्बन एटम बताया था ना, कौन सा भाई, C दो वाली और फिर वो, तो इसका मतलब यहाँ पर सिमेट्री, तो सिमेट्री यहाँ पर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ चेक करो, इसमें
हाँ, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी मिल गया हमको, अरे मिल गया, एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी हमको मिल गया, CH3OH COH है, यानी कि सिमेट्री इस जगह पर नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी सिमेट्री नहीं है, नहीं है, तो ऑप्टिकली कैसा होगा बच्चों, एक्टिव होगा। यहाँ देखो इस जगह पर HOH CH3 कीरल कार्बन एटम भी दिख गया, और इसका मतलब इस जगह पर सिमेट्री नहीं है, और यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने मान लिया सपोज दैट यहाँ पर CH3 ले लिया, C ले लिया, H ले लिया, डबल बॉन्ड CH3 ले लिया, H ले लिया। अब ये बताओ बताओ ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, बताओ बताओ ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव। अरे भैया इसमें 2 से कट गया ना, ये सिमेट्री है ना, और सिमेट्री है यानी कि इसका मतलब है सिमेट्री है और सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आया समझ में, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रैक्टिस करनी है अपने को, क्वेश्चंस देख के हमको बता देना है। यहाँ CH3 CH है, डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, ट्रांस, ये कौन सा फॉर्म था बच्चों, सिस फॉर्म था, ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है कि नहीं है, ये ट्रांस फॉर्म है। तो ये ट्रांस फॉर्म है, तो इस कंडीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, भाई है ना, ये वाली है कि नहीं है, याद आया। और मैंने कहा था इसलिए प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर है, तो काट सकते हो भी, काट लोगे, सैंडविच वाली कंडीशन बताई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमेट्री है, और सिमेट्री है तो ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव की कंसीडर में रखा जाएगा। सिस और ट्रांस को समझ में आ गया आपको, सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ये चीज समझ में आ गई कि कौन सिस होगा, कौन ट्रांस होगा, और कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब मुझे बताओ, इसको मैं ले लूं, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, साइक्लिक है, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, इससे काट सकते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, कीरल कार्बन एटम नहीं है, बात समझ में आती, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ना इसमें, अरे सिखाया था ना यार, सिखाया था। तो इसका मतलब कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है, ये ले लो, इसको ले लो, ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ में आया। कोई ले लो, ये ले लो, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सब कट जाएंगे। बेंजीन ले लो, बेंजीन ले लो, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, आगे बात समझ में, ऑप्टिकली इनएक्टिव। टॉल्विन ले लो, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा लो, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, काट दो ऊपर से, CH3 को लेते हुए ऊपर से नीचे से कट कर लो, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब समझ में आ रहा है। तो जहां जहां आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, जहां जहां सिमेट्री दिख रही है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, भले ही उसमें कीरल कार्बन एटम है या भले ही उसमें कीरल कार्बन एटम नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए कि ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें काटेंगे ये वाला हिस्सा मिरर इमेज हो जाएगा, तो क्या हुआ, तीनों एच मिरर इमेज बना लेंगे, एक एच कॉमन आ जाएगा, 2 एच मिरर इमेज बना देंगे। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में अब आपको फील आ गया होगा। जैसे मान लेते यहाँ ये कंडीशन ले लो, यहाँ HOH ले लो, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोलो बोलो भाई। इसको मैंने कहा था मिरर बनाना, कल सिखाया था ना मैंने, मिरर इमेज, तो यहाँ से काटोगे, और ये क्या होगा, ये एक के ऊपर एक कॉमन हो जाएगा, HOH क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और HOH कॉमन हो जाएगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, नेचुरल सी बात है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे समझ में। चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल आप कर लो, फटाफट कर लो एग्जांपल। यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, नेचुरल सी बात है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे पहचाना, यहाँ से कट कर दो या यहाँ से कट कर दो, बात एक ही है, समझ में आ गया। क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाएगा, इधर से काटो या उधर से काटो, सब जगह काटो, है ना, बराबर बराबर मिल जाएगा। आज जनसंख्या कहाँ है, मेरी आवाज भी नहीं, जनसंख्या कहाँ चली गई। अच्छा, तो परीक्षा जाना तो सब चले जाते,
एक भी आएगा तो हम परेशान होंगे, है? तुम करोगे, तुमने कसम खा रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई, विक्स की गोली ले, खिचखिच दूर करे। अच्छा, ऐसा होता है? हर विक्स विक्स की गोली नहीं होती है, ऐसा? पता नहीं, तुम लोग बताओ। ये HOH हो गया या HOH हो गया? बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? सोचो सोचो सोचो, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहां से, कैसे देखा? यहां से देखा, क्लियर है? अच्छा चलो अगला एग्जाम्पल। बात नहीं। या HOH है या OHH है? अब बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव। आया ना, मिला है? कैसे मिला? यहां से काटोगे तो H का मिरर इमेज OH आ रहा है, OH का H आ रहा है। अच्छा दूसरी बात है, मिरर इमेज तो आ रहा है, मतलब मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं बन रहा है, मतलब कटिंग करने पर दो पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ये बात समझ में आ रही? और कोई तरीका, स्लाइस कर दे, स्लाइस तो ऊपर वाला नीचे वाला हिस्से का मिरर इमेज होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। साइक्लिक तो हो रहा है लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकली। अब आया समझ में ऑप्टिकली एक्टिव कैसे मिलता है? ये बात समझ में आ गई? देख के ही बता दोगे आप, देख के ही बता दोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा चलो ये देख लो, ये वाला एग्जांपल देख लो। यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H। ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव सीख चुके हो बेटा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी, अगर हम यहां से काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगी कि नहीं होगी? दोनों होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आ गया समझ में? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला जानते हो आप लोग? ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? सो सिंपल यार, कार्बन एटम की चारों वैलेंसी देख रहे हो, अलग अलग दिख गई है, ये भी आप देख लो, और साथ में क्या है? एक्टिव। ये कीरल कार्बन एटम भी है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, पढ़ा चुका। ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्लियर है? समझ में आ गया? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको? ये जनरल फॉर्मूले सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये बताओ लैक्टिक एसिड, ये CH3CHOH, लैक्टिक एसिड। तो बताओ कैसा होगा? बोलो बोलो, लैक्टिक एसिड कैसा होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। अब आगे बात समझ, ठीक है ना? अरे सीख रहे हो भाई? एक गड़बड़ी हो तो बता देना, ऐसा कुछ नहीं है, आज भूल चूक माफ है, तबियत सही नहीं है। मुझे आराम करना चाहिए, ये बहुत लोगों ने कहा, फिर मुझे समझ में आया कि मेरे आराम करने के बाद तुम लोग खुश हो जाते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग खुश हो, है ना? मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ पढ़ाई में। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या करें? यहां से 20 सेकंड। दैट इज द टार्टरिक एसिड, ठीक है? ये ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर है? अच्छा इसी को अगर मैं ऐसे कर देता हूं, समझना मेरी बात को, मैं यहाँ H कर देता हूँ, यहाँ OH कर देता हूँ, यहाँ पर OH कर देता हूँ, यहाँ H कर देता हूँ, और यहाँ पर COH कर देता हूँ, है? अब क्या होगा? कैसे? तो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? देखना पड़ेगा, क्लियर है? इसमें क्या कंडीशन हो सकती है? इसमें कंडीशन रोटेशन वाले होता है, लेकिन अभी आपको यहां से आप कहोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
क्लियर है, समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर मैंने आपको सिखा दिया कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसे हुआ ऑप्टिकली एक्टिव। अरे इनएक्टिव क्यों लिखा मैंने, मैंने क्या कहा, भूल चूक माफ, आज तबियत सही नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ समझ में आया, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो तो ये सीख लिया, तो क्वेश्चन गलत करके आ ही जाओगे पेपर में, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में है ना, गलत करके आओगे, पता है मुझे। फिलहाल यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब चलते हैं आगे की कहानी। अब हम सिखाएंगे कुछ बातें, फिर ये सब एक साथ समेट देंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एनेंशियोमर। एनेंशियोमर, एनेंशियोमर, ENANTIOMER, डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर, ठीक है। और एक शब्द और सीखने वाले हैं, दैट इज द मीजो। ये तीन शब्दों को हम पहले समझेंगे, सुन लो मेरी बात। एनेंशियोमर हिंदी देख लेना अपने हिसाब से क्या होता है, दूसरा डायास्टीरियोमर और तीसरा मीजो। क्लियर है, अब सुनना मेरी बात को। एनेंशियोमर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एनेंशियोमर का मतलब होता है, एनेंशियोमर का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं एनेंशियोमर, ठीक है, एनेंशियोमर का मतलब होता है मिरर इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है, मिरर इमेज होना चाहिए। क्लियर है, लेकिन मिरर इमेज के साथ में क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। समझ गए बात को, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, मतलब दो के बीच में मिरर इमेज हो, दो के बीच में मिरर इमेज हो, है ना, दो के बीच में मिरर इमेज हो, लेकिन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी टाइप की यहाँ पर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दैट इज द एनेंशियोमर। समझ में आ गई बात। अब दूसरा शब्द हम प्रयोग करने वाले हैं डायास्टीरियोमर। अब डायास्टीरियोमर का मतलब क्या होता है, यहां पर भैया कोई भी मिरर इमेज ना हो, नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज, मतलब किसी भी टाइप की मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। ये आइसोमर होते हैं, क्लियर है, ये आइसोमर होते हैं, तो एक दूसरे में किसी भी टाइप की मिरर इमेज होनी चाहिए, मतलब कहीं से कोई लेना देना किसी का ना हो। समझ में आ गया कि कहीं से एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है मिरर इमेज तो डायस्टीरियोमर हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो भी सकता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। अगर भाई साहब आपने उन दोनों को चेक किया, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मान लिया मिरर इमेज नहीं है, लेकिन अगर उसमें प्लेनर सिमेट्री हो गई फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और नहीं हुई तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तो डिपेंड करेगा उस कंडीशंस के ऊपर। और तीसरा पॉइंट है मीजो, तीसरा है मीजो। मीजो एक अपने आप में एक आइसोमर है, मीजो एक अपने आप में है। मीजो का मतलब होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, यानी कि जिसमें सिमेट्री हो। बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री को ही देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखी जा सकती है, अगर उसमें अवेलेबल होगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी फोकस करेंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको फिर मीजो के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मैं काम की बात बता देता हूं, बड़े काम की बात है, चलो एग्जांपल लेते हैं फिर आपको काम की बात भी बताते हैं। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, दिमाग आपको लगाना है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर CH3 ले रहा हूं, यहाँ H ले रहा हूं, यहाँ OH ले रहा हूं, यहाँ H ले रहा हूं, यहाँ OH ले रहा हूं, और यहाँ पर COH ले लिया। देखो बच्चों, एक मैंने एग्जाम्पल ये बनाया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बना लिया, CH3 बनाया, यहाँ H बनाया, यहाँ OH बनाया, यहाँ OH बनाया, यहाँ H बनाया, यहाँ COH बना दिया। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, CH3 है, यहाँ पर OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ COH है।
और चौथा एग्जाम्पल मैंने बना दिया, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ COH है। ठीक है, इसको मैंने बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C, इसको बोला D। ठीक है, ये समझ रहे हो आप। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि भैया A और B क्या होंगे, A और C क्या होंगे, A और D क्या होंगे, ठीक है, B और C क्या होंगे, B और D क्या होंगे, ठीक है, C और D क्या होंगे। क्लियर है, ये मैंने पूछा। अब आप समझ गए होंगे। भैया शीशा जो है ना कहीं भी रख सकते हो आप, है ना, शीशा आप कहीं भी रख सकते हो, मिरर कहीं भी रख सकते हो, चारों तरफ घुमा के रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि सामने रखा जाए, उसके पीछे भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं A और B के बीच में। अब मुझे एक बताओ, A और B के बीच में अगर आप गौर से देखो, A है और B है, तो दोनों एक दूसरे के बीच में किसी भी टाइप का इनके बीच में आपको इमेज नहीं दिख रही है। दिख रही है A और B। शीशा रखो बे, रखो शीशा, क्या रखा शीशा, शीशा रखा तो शीशा है नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। इसको यहाँ रखो, कहीं रखो, ऊपर नीचे कहीं रखो, कहीं कुछ नहीं होने वाला, कहीं कोई मिरर इमेज नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, डायस्टीरियोमर हो गया। अब बच्चों A और C के बारे में बात करते हैं, A और C के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये तो बात सही है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे उठा के यहाँ पर, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अच्छा, दोनों दूसरे की मिरर इमेज है, क्या दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर भाई यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये दो भाई साहब एक दूसरे के अगेंस्ट है, मतलब है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहा। तो मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब इनका लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये एन एंशियोमर हो जाएंगे। आगे बात सुनो। अब बताओ बच्चों, A और D के बीच में क्या होगा? A और D के बीच में भी कौन सा हो जाएगा? डायस्टीरियोमर हो जाएगा। अच्छा, B और C के बीच में कौन सा होगा? B और C के बीच में, ये है, और C के बीच में B और डायस्टीरियोमर होगा। कहीं कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। ठीक है, B और D के बीच में बता दो, B और D के बीच में एन एंशियोमर है। इसको यूं उठाओ, यूं उठा के यूं रख दो सामने। देखो बच्चों, यहां से यूं उठा के यूं रख दो। अच्छा हाँ, एक बात दिमाग में होगी वैसे मुझे लगता है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनको हम ऐसे भी, या कीरल कंपाउंड को ऐसे भी जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज होने चाहिए। क्या मतलब? पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, अब मैंने यहाँ मिरर रखा, ये हाथ रखा, तो सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज कैसे देखा जाता है? यूं हाथ को इसके ऊपर यूं रखना है, मतलब ऐसे इसको उठा के इसके ऊपर रखना है। समझ में आ रही बात? तो इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोज हो गया, ठीक है ना, यानी कि कंप्लीटली सुपर। अब सुपर इम्पोज कब हो सकता है? हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको उठा के पलट देते हैं, तो ये नहीं करना है, पलटना नहीं है, अल्टी पल्टी नहीं होनी है, ठीक है ना, सल्टी सल्टी होनी है ना। अल्टी पल्टी सल्टी तीन चीजें होती है, तीन टाइप होते हैं, अल्टी पल्टी एंड सल्टी। हाँ, तो सल्टी नहीं होनी है, अल्टी एंड पल्टी भी नहीं होनी है, ठीक है, सल्टी होनी है। अरे सुल्टा मतलब, समझ में आया कि नहीं? तो भैया ऐसा करना है, ध्यान रखना है। तो बी और डी में हम अगर इसको यूं रखे, इसको यूं लेके जाओ और इसको उठा के इसके ऊपर रखो, या इसको यूं उठाओ, इसको यूं उठाओ, इसके ऊपर रख दो, है ना, इसको यूं उठाओ, इसके ऊपर रख दो, तो रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नॉन सुपर इम्पोज हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? एन एंशियोमर। अच्छा, सी और डी की बात करते हैं। सी और डी में क्या हो जाएगा? कोई लेना देना नहीं है, कोई मान धर्म नहीं है दोनों का, कहीं कोई मिरर इमेज नहीं है, डायस्टीरियोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायस्टीरियोमर। तो समझ में आया? तो आपको क्या दिए जाएंगे बेटा? ग्रुप दिए जाएंगे, आपको कंपाउंड दिया जाएगा और आपसे पूछेगा बताओ इन दोनों में से कौन सा संबंध है, इंशियोमर है कि डायंशियोमर है या मीजो है। ऐसा कुछ खुरापा टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, एक टार्ट्रिक एसिड का क्वेश्चन देता हूं। क्या हुआ? कोई परेशानी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एग्जाम्पल ले लो, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये COH हो गया। ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, यहां पर H हो गया, यहाँ OH हो गया, या OH हो गया, या H हो गया, या COH हो गया।
तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ COH कर दिया, यहाँ OH कर दिया, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ पर COH, और यहाँ पर COH हो गया, यहाँ C हो गया, OHH, OHH एंड देन COH। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया और ये D हो गया। आपको क्या करना है, समझ गया होगे? चलो शुरुआत करो फटाफट। A और B के बीच में बताना है, A और C के बीच में बताना है, B और C के बीच में बताना है, A और D के बीच में बताना है, B और D के बीच में बताना है, C और D के बीच में बताना है, AB, AC, BC, AD, BD, CD। छूटा तो नहीं छूटा। चलो बताओ। क्या देखना है, मिरर इमेज देखनी है। क्या देखना है, नॉन सुपर इम्पोजेबल देखना है। क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, उसको देखना है। हाँ भाई चलो शुरुआत करें। ए से बी के बीच में कौन सा होगा, डायस्टेरियोमर। ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में डायस्टेरियोमर। बी से सी के बीच में मिरर इमेज हो रहा है, एरेंशियोमर। ठीक है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में है एरेंशियोमर, ए और डी के बीच में मीजो हो रहा है। देख लो बच्चों, मिरर इमेज है ना, चेक कर लिए, मिरर इमेज है। मीजो हो गया, इसको आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं, सेम है, मीजो है। क्लियर है। बी से डी के बीच में देख लो, बी से डी के बीच में, बी के से डी के बीच में है डायस्टेरियोमर, और सी और डी के बीच में डायस्टेरियोमर। बोलो समझ में आ गया। बी और सी केवल एक ऐसा मिलेगा जो कि एनेंशियोमर होगा। क्यों एनेंशियोमर होगा, क्योंकि उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो फिर उसको मीजो में काउंट किया जाएगा। अभी बात समझ में। तो मीजो एक ऐसा टर्म होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखा जाता है। अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर वो मीजो में काउंट होगा। ठीक है, जैसे अब मीजो के बारे में एक बात और समझ लेते हैं। देखो यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया और यहाँ पर COH हो गया। क्लियर है। तो अगर उसको देखो तो B से दो पार्ट में कट गया, ये कट गया ना, B से दो पार्ट में कट गया, और जब B से दो पार्ट में कट गया तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, मीजो होगा। ठीक है बच्चों, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। और मीजो अगर हो गया, कट गया, तो ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव है ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अच्छा, इसमें एक बात समझो, ऑप्टिकल इनएक्टिव जो है ये तो होता ही होता है। अगर इसमें मैं रोटेशन करने की कोशिश करूं तो देखो, अगर मैं चाहूं तो OH को यहां लेके जाऊं, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, रोटेशन करना चाहता हूं, तो इसको रोटेशन इधर की ओर करूंगा, ठीक है, और इसको रोटेशन इधर की ओर करूंगा तो ये किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको रोटेशन अगर मैं करूंगा किधर की ओर करूंगा, क्लॉकवाइज। अरे है ना, दोनों का रोटेशन करूंगा, यानी कि ये इधर की ओर जा रहा है और ये किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। तो रोटेशन दोनों के एक दूसरे कैसे हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। तो दोनों के रोटेशन जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट कर दिए, और जब दोनों के रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि रोटेशन का मतलब मान खत्म, एक क्लॉकवाइज और एक उतना ही एंगल क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये कहते हैं कि मीजो कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल, एक शब्द यूज करते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। कंपनसेशन क्लियर है, ये शब्द का ध्यान रखना है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, आंतरिक घूर्णन है ना, इसको क्या बोले, आंतरिक घूर्णन। अरे आ रहा है समझ में। तो ये जो कंडीशन है इसके कारण से तो आपसे पूछा जा सकता है कि मीजो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, आप कहोगे ड्यू टू इंटरनल। इंटरनल क्यों, अरे उसके अंदर ही चल रहा है ना,
भाई यौगिक के अंदर ही घूर्णन चल रहा है, तो यौगिक के अंदर घूर्णन चल रहा है तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, यानी कि आंतरिक घूर्णन के कारण से ये प्रकाशिक असक्रिय होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक? तो समझ में आ गई बात। तो ये कहानी भी, तो मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, आप पूछूं कि भैया ये डायस्टीरियोमर है, ये इसका एनिंशियोमर है, कैसा है, पहचान लोगे? और अगर कहीं पर पेयरिंग की बात आ जाए ना, तो पेयरिंग की बात तो करने का जैसे दो पेयर आ गए आपके पास, बने होंगे, चार ऑप्शन बने होंगे, दो दो के पेयर बने होंगे, करना क्या है, उसको उठाना, उसको उठा के उसके ऊपर रखना, सुपर इम्पोज हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना, बीच में मिरर रखना, उससे उसको देखना उसकी इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है, इन सारे क्वेश्चंस को वहां पर टैकल करना है। और अगर बाई चांस मामला कटपिट जा रहा है तो फिर उसको फिर काउंट करना है, अपन मीजो में काउंट करना है, यानी कि उसको फिर मीजो एक नया नाम देना है। चलो आगे चलते हैं। तो हमने यहां पर आपको बता दिया, मीजो बता दिया, डायस्टिरियोमर बता दिया, ठीक है, एनिंशियोमर बता दिया, डायस्टीरियोमर बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक दो बातें और सीख लेते हैं। देखो अब कंपाउंड जो होता है, उस कंपाउंड को हम लोग आईयूपीएसी के बेस पर बात करें, आईयूपीएसी के बेस पर बात करें तो तीन तरीके से फॉलो होता है। एक होता है डीएल फॉर्म छोटा, एक होता है कैपिटल डी कैपिटल एल, और एक तीसरा होता है आरएस। इसको हम आगे सीखने वाले हैं, तो आरएस को हम आगे सीखेंगे। अभी हम दो बातें सीखेंगे, एक स्मॉल डी स्मॉल एल और एक कैपिटल डी कैपिटल एल। देखो स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, पढ़ाया था। स्मॉल एल का मतलब होता है लीवो, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है पॉजिटिव, लीवो का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि रोटेशन अगर क्लॉकवाइज थीटा एंगल से होता है तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और अगर थीटा एंगल से लेफ्ट में होता है तो उसको लीवो बोलते हैं। ये बोला था मैंने, समझ में आ रहा है, डेक्स्ट्रो और लीवो में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम किसी कंपाउंड को देख के ये बता सकते हैं कि यह डेक्स्ट्रो है कि लीवो है? तो जवाब है नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल है। समझ में आया कि नहीं है? ये एक्सपेरिमेंटल है कि कोई भी एग्जांपल हो, जैसे मान लेता हूं ये एग्जांपल ले रहा हूं, CH3CH यहाँ OH कर दिया और यहाँ पर COOH कर दिया, इस तरीके से मैंने कर दिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यार ये डेक्स्ट्रो है लीवो है, तो हम नहीं बोल सकते कि भैया ये डेक्स्ट्रो लीवो है। ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और या फिर ये क्या हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लेता हूँ, मिरर इमेज ले लेता हूँ, तो यहाँ ये CH3 हो गया, यहाँ ये क्या हो गया, OH हो गया, यहाँ पर ये H हो गया, यहाँ COH हो गया, तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी डेक्स्ट्रो हो सकता है और लीवो हो सकता है। क्लियर है? कोई भी हो सकता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर मुझे ये पता चल जाए, मुझे ये पता चल जाए कि यार ये डेक्स्ट्रो है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये डेक्स्ट्रो है तो उसकी मिरर इमेज लीवो ही होगी, या अगर मुझे पता चल जाए कि ये लीवो है तो उसकी मिरर इमेज डेक्स्ट्रो ही होगी। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो डेक्स्ट्रो लीवो को हम साधारण देख के नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको बता सकते हैं। इसलिए आप देखो कहीं पर डेक्स्ट्रो लीवो लिखा होता है, या कहीं पर कंपाउंड में पॉजिटिव लिखा होता है, निगेटिव लिखा होता है। तो डेक्स्ट्रो लीवो का मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव को डिफाइन करना, पॉजिटिव और निगेटिव को डिफाइन करना, ये होता है हमारा डेक्स्ट्रो एंड लीवो का नाम, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल को बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसको थोड़ा सा, इसके बारे में कुछ चीजें आईयूपीएसी में डिफाइन की गई है, उसके बारे में मैं बात करता हूं। जैसे कि इसमें आपको पता होगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानते होंगे आप लोग, ग्लूकोज नाम सुना है आपने, ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ऊपर होता है CHO, फिर होता है H, फिर होता है OH, फिर होता है OH, फिर होता है H,
फिर H, फिर OH, 1 2 3 4, फिर H, फिर OH और फिर होता है CH2OH। ये होता है, आगे बात समझ लो। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या परिपाटी दी गई है, क्या तरीका दिया गया है, वो तरीका ये है कि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। अच्छा, ऊपर हमेशा ग्रेटर प्रियोरिटी वाला ही रखा जाता है, तो CHO की प्रियोरिटी ज्यादा है इसलिए ऊपर रखा जाता है। तो जो ग्रेटर प्रियोरिटी है वो ऊपर रहेगा और ऊपर से नीचे की ओर चलना स्टार्ट करो। अब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, लास्ट से पहला वाला कार्बन एटम, कौन सा, लास्ट से पहला वाला कार्बन एटम, लास्ट से पहला वाला कार्बन एटम जो है उसको देख लो। तो लास्ट से पहला वाला कार्बन एटम जो है, अगर उसमें OH राइट साइड है, कहा है, OH राइट साइड में, यानी कि दाएं पक्ष में, ये कहां पर है, दाएं में, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, D हो जाएगा। क्लियर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, D। ये तरीका होता है, इसलिए D ग्लूकोज बोला जाता है, D ग्लूकोज, है ना। तो D ग्लूकोज का मतलब समझ में आ गया, D ग्लूकोज में क्या होता है, OH राइट साइड में आ जाता है। क्लियर हो गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल है, D के हैं, L के हैं, बहुत से एग्जांपल है। ध्यान ये रखना है, OH राइट साइड में होता है, उसको D फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब OH की जगह NH2 भी हो सकता है, ये अमीनो एसिड होते हैं ना, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। अमीनो एसिड नाम सुना होगा आपने, उनमें भी इनका यूज किया जाता है। बेसिकली D और L जो होता है ना, कैपिटल D कैपिटल L जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आगे हम सीखेंगे, बायोमोलिक्यूल में सीखेंगे, वहां पर हम आपको बताएंगे कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए D और L का यूज किया जाता है। तो अगर हमारा इस फॉर्म में OH है तो ये राइट साइड में, अगर NH2 लगा होगा तो भी हम उसको D फॉर्म बोलते हैं। अपोजिट कर दो इसको, अगर मैं इधर कर दूं, ये OH कर दूं या H कर दूं, यहाँ पर अपना CH2OH कर दूं, तो ये फॉर्म जो हो जाएगा, इस फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, इसको L फॉर्म बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसे हम इसको बोलते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और D ये दो अलग अलग चीज होती है, कैपिटल D अलग चीज होती है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो होता है वो अलग चीज होती है। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी यहां तक, पक्का, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब आता है रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिश्रण, रेसिमिक मिश्रण, अगला इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, देखो रेसिमिक मिश्रण क्या होता है उसको समझ लो। रेसिमिक मिश्रण होता है, बेसिकली मिश्रण का नाम बोला, मिश्रण मतलब दो, मिश्रण मतलब दो, मिश्रण का मतलब क्या हो गया, दो। तो रेसिमिक मिश्रण ये होता है कि आपके पास में कोई एक कंपाउंड है, जैसे D है, दूसरा कौन सा है, L है। अब डेक्सटोन जो है वो भी हमारा 50% है और लीवो जो है वो भी हमारा 50% है। दोनों एक दूसरे के बराबर है। समझ में आया भाई। एक कंपाउंड अपन ने बनाया जिसका हमने बोला कि यार ये स्मॉल D रूप है, उसी का मिरर इमेज बना लिया, उसका हमने क्या यार ये स्मॉल L रूप है, और दोनों ही जो है 50-50% है। अब दोनों जब 50-50% हो गए, इसका मतलब डेक्स्ट्रो का मतलब हो गया राइट साइड का मूवमेंट गुणन, लीवो का मतलब हो गया लेफ्ट साइड का गुणन। तो इसका मतलब दोनों का गुणन क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर है। और अणु कैसे है, बराबर बराबर है, जितने दाएं साइड में गुणन प्रदर्शित कर रहे होंगे उतने ही लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब नेट एंगल कितना हो जाएगा, नेट एंगल कितना हो जाएगा, दैट्स मीन। अगर ऐसा कोई मिश्रण हमारे पास में होता है तो उस मिश्रण को हम लोग रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेसिमिक मिश्रण बोलते हैं। आगे बात समझते हैं, रेसिमिक मिश्रण बोलते हैं। रेसिमिक मिश्रण का मतलब क्या हो गया, डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों ही कैसे होंगे, 50-50% हो जाएंगे। अब ये भी वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली होगी, थ्योरेटिकली तो हम नहीं डिफाइन कर सकते, कुछ एग्जांपल दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात। तो डेक्स्ट्रो और लीवो वाली कंडीशंस में ये रहता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब गुणन हो गया, तो गुणन हो गया, राइट साइड भी गुणन हो गया, लेफ्ट साइड भी गुणन हो गया, तो प्रकाशिक सक्रिय होगा कि प्रकाशिक असक्रिय होगा, ये प्रकाशिक असक्रिय होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ध्यान रखना है, दैट इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अब सुनना मेरी बात, वहां पर हमने एक अणु के अंदर गुणन कर रहे थे, तो वहां कंपनसेशन कौन सा था, इंटरनल कंपनसेशन। यहां पर दो अलग अलग है, यौगिक है,
दो अलग अलग है, तो ये कौन सा होगा? एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो यहां पर कह सकते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्लियर है? यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा गुणन बोलेंगे? बाह्य गुणन। कौन सा बोलेंगे हम लोग? बाह्य गुणन। आ गई बात समझ में? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में ये चीजें कैसे होती है। तो रैसमिक मिश्रण किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ऐसी स्थिति है तो गुणन कौन सा कहलाता है। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तो कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी नहीं है? चलो ठीक है। अब एक दो थ्योरेटिकल बात लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। एक दो थ्योरेटिकल बात लिख लो, प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, उसको लिख लो। तो लिखो, एनेंशियोमर के बारे में लिख लो। एनेंशियोमर के बारे में लिख लो, इनके भौतिक व रासायनिक गुण। एनेंशियोमर के बारे में लिख लो, इनके भौतिक व रासायनिक गुण, इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। दूसरा लिख दो, दूसरा डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर के बाद लिख लो, इनके भौतिक गुण असमान, इनके भौतिक गुण असमान तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण असमान, रासायनिक गुण। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो भौतिक गुण कैसा होगा? भौतिक गुण असमान तथा रासायनिक गुण समान। समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? चलो अब मैं कुछ और चीजें आपके सामने, कुछ और एग्जांपल लेके आ रहा हूं जिनमें हमें बताना है। एक एग्जांपल देख लेता हूं, एन ले लो। यहां पर मैं R1 समूह ले रहा हूं, या R2 समूह ले रहा हूं, या R3 समूह ले रहा हूं, और यहां पर मैंने एक लोन पेयर ले लिया। देख लो बच्चों, एन वाला केस है ये। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ यार, ये जो यौगिक है ये प्रकाशिक सक्रिय होगा कि प्रकाशिक असक्रिय होगा? ठीक है, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, क्या पूछा? प्रकाशिक सक्रिय होगा कि प्रकाशिक असक्रिय होगा? बताओ है? बताओ। एक एग्जांपल दिया था मैंने, पी वाला एग्जांपल दिया था। पी वाले एग्जांपल मैंने बोला था कि प्रकाशिक सक्रिय होता है, याद आया? मैंने कहा तो लोन पेयर को भी काउंट कर लिया करो। लेकिन नाइट्रोजन वाले में ध्यान रखना, ये प्रकाशिक असक्रिय होता है। प्रकाशिक असक्रिय। और क्यों होता है उसके पीछे का रीजन बताता हूं। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल वाली कंडीशन होती है, बहुत तेजी से इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। एक्चुअली में इसमें जो रूम टेम्परेचर है वही से एनर्जी लेता है, और एनर्जी लेके ना ये अपना एक दूसरे में लगातार बदलाव करता रहता है। ठीक है, एक दूसरे में लगातार ये कन्वर्ट, तो इसको बोल सकते हैं इंटर कन्वर्जिबल, है ना? इंटर या इंटर कन्वर्टेबल, मतलब इंटर कन्वर्टेबल मतलब आपस में, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? अंतर परिवर्तित। हाँ, क्लियर है? परिवर्तित होता रहता है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना, ये प्रकाशिक असक्रिय होता है क्योंकि ये क्या कर सकता है, इंटर कन्वर्टेबल कंडीशन शो करता है, इंटरचेंज करता रहता है। ठीक है, एक ये एग्जांपल है। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल कहीं देखा था मैंने, उसको भी देख लेता हूं। कार्बन आयन का देखा है आपने? कार्बन आयन R2 R3, यहां पर ले लो, यहां माइनस ले लो, माइनस ले लो, लोन पेयर हो जाएगा ना। माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस। तो इसमें वही कंडीशन होती है बच्चों, जो आपने वहां किया था वही चीज यहां पर हो गई। अरे क्लियर हो रहा है बच्चों?
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी इंटरकन्वर्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कैसा होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। इस बात को ध्यान रखना है, प्रकाशिक असक्रिय। क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्रकाशिक असक्रिय। देख कार्बेनाइन अगर ऐसा है तो भी ये प्रकाशिक असक्रिय में काउंट किया जाएगा। अच्छा अब अभी देखो एक दो एग्जांपल और है, जैसे कि मान लेते हैं वो वाला दिया था मैंने, कौन सा दिया था, नाइट्रोजन वाला दिया था ना, नाइट्रोजन वाला। अब नाइट्रोजन वाले में मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं R4 और लगा दे रहा हूँ, यहाँ R1 कर दे रहा हूँ, यहाँ R2 कर दे रहा हूँ, यहाँ R3 कर दे रहा हूँ, और यहाँ प्लस हो जाएगा, नेचुरल सी बात है प्लस हो जाएगा। अब बताओ ये प्रकाशिक सक्रिय क्या असक्रिय? तो अब इस कंडीशन में चारों से अलग होगी तो कार्बन की तरह बिहेव कर गया ये, तो इसका मतलब प्रकाशिक सक्रिय होगा। अब समझ में आया कि नहीं है? ये प्रकाशिक सक्रिय, कौन सा, ये प्रकाशिक सक्रिय, ये प्रकाशिक असक्रिय, ये कौन सा है, ये भी प्रकाशिक असक्रिय। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कुछ एग्जांपल है, समझ जाओगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया प्रकाशिक सक्रिय क्या असक्रिय, तो अच्छे एग्जांपल है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया है डाइफिनाइल फॉर्म, मान लेता हूं एक बेंजीन ये लगाया और एक बेंजीन मैंने ये लगाया। अब मुझे बताओ बेटा ये प्रकाशिक सक्रिय क्या असक्रिय, सोच के बताओ, जल्दी से बताओ, प्रकाशिक सक्रिय की प्रकाशिक असक्रिय है? हाँ मुझे बताओ, ये दो बेंजीन रिंग है बेटा, ये दो बेंजीन रिंग एक प्लेन पर नहीं होंगी, ऐसा नहीं, यहां तो होंगी, यहां तो होंगी, ऐसे होंगी, क्या कर दो, काट पीट दो भी इससे, अरे हाँ या ना, काट पीट लेंगे अपन, अरे यार यहां से कट से करते रेट ऑफ सिमेट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी ना, तो मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रकाशिक सक्रिय की प्रकाशिक असक्रिय है, प्रकाशिक असक्रिय। आगे बात समझ में, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी? अच्छा इसी में एक काम और कर लेता हूं, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं NO2 लगा दे रहा हूं। अब बताओ प्रकाशिक सक्रिय क्या असक्रिय, ये भी कट जाएगा ना, अरे कट जाएगा भाई, और ये तो प्लेन में है, ये तो ऊपर नीचे वाले कंडीशन ही नहीं है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp2 है ना वहां पे, वो तो प्लेन में ही रहेगा, वो ऊपर नीचे वाली कंडीशन थोड़ी है। इसका मतलब यहां से कट जाएगा, ये भी कैसा होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा, प्रकाशिक असक्रिय। कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो। अच्छा चलो मैं इसको यहां नहीं लगा रहा हूं, मैं यहां लगा दे रहा हूं, यहां सोच लो जरा, ये लगाया और ये लगाया, यहां पर मैंने लगा दिया NO2। अब मैंने आपसे पूछा प्रकाशिक सक्रिय क्या असक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय क्या असक्रिय, बोलो बोलो, असक्रिय कैसे, कैसे, अरे स्लाइस, स्लाइस समझ में आया कि क्या कहा मैंने, स्लाइस वाला मामला है ना आपके पास में बच्चों, तो स्लाइस वाला काट लो, तो क्या हो जाएगा, प्रकाशिक असक्रिय हो जाएगा, प्रकाशिक असक्रिय। समझ में आया कि नहीं है, ये भी प्रकाशिक कैसा हो जाएगा, असक्रिय। बस स्लाइस काटोगे सब कॉमन हो गया, जो है सब कुछ काट पीट के बराबर कर दिया अपन ने। और कोई ग्रुप लगा दो बच्चों, यहां लगा दो, यहां कोई लगा दो, कर लोगे, अरे यहां कोई लगा दो, कर लोगे, इधर लगा दो, कर लोगे, सब कैसे होंगे, प्रकाशिक सक्रिय होंगे। कैसे भी ग्रुप लगा दो प्रकाशिक सक्रिय होंगे, कैसे भी ग्रुप लगा दो प्रकाशिक असक्रिय होंगे। समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं एक काम कर दूं, ये स्थिति मैं ले लूं, जैसे ये वाली स्थिति, यहां पर एक समूह लगा दूं A, यहां समूह लगा दूं B, यहां समूह लगा दूं A, यहां समूह लगा दूं B, तो इनके बीच में होगी त्रिविम बाधा। क्या होगा इनके बीच में, त्रिविम बाधा, है ना। और त्रिविम बाधा होगा, दोनों सामने हैं, आमने सामने वाले लड़ मरेंगे, कहेंगे भैया तू जा तू जा, तू जाने के चक्कर में वो यूं हो जाएगा। क्या होगा, त्रिविम बाधा होगी, यूं जाके ये सल्टा और ये पलटा, मामला गंभीर हो गया। अब यहां पर आप गए भैया काटने, पता लगा मामला ही बिगड़ गया। दिख ऐसा रहा है कि आमने सामने है, दिख हमको ऐसा रहा है कि तुम लोग पढ़ते हो, लेकिन समझ में आया कि हम देखो कितना है, तो परपेंडिकुलर हो गए, एक दूसरे के लंबवत हो गए,
लंबवत हो गए तो भैया काटने जाएंगे, तो एक तो चलो काट लो, देखिए उसकी मिरर इमेज भी नहीं आ रही। हाँ, इसको काट के इसको कॉमन किया जा सकता है, इसको काट के इसको कॉमन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक जो खड़ा वाला है उसको तो यहीं से काट लो, कट जाएगा, उसमें तो कुछ भी लगा लो यार, तो खड़ा वाला है जो यहाँ से कटेगा तो कटेगा, लेकिन जो पड़ा वाला है उसकी दो संयोजकता है कि नहीं है, दो संयोजकता है कि नहीं है, दो संयोजकता है तो उसके बीच से काटोगे तो नहीं कटेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? ये समझ में आया? हाँ, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, और यहाँ पर अगर हम ऐसे कर ले, यहाँ भी ए ले ले, यहाँ भी ए ले ले, अब मामला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? ये है अपने पास में, इसको खड़ा कर दिया, इसको कर दिया कॉमन, इसमें काटी कौन सी? स्लाइस कटिंग। इसमें कौन सी कटिंग कर दी? स्लाइस कटिंग। इसमें कर दिया अपन ने स्लाइस कटिंग। इसमें अगर इसको इधर से बीच से लेके जाओगे तो बीच से लेके जाओगे तो आपको यहाँ से ये कट नजर आएगा, और जब आएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? मिरर इमेज हो जाएगा, और ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? प्रॉपर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है, प्रकाशिक असक्रिय क्या होता है। कीरल अकीरल तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? कौन सा कंपाउंड कीरल होता है, कौन सा कंपाउंड अकीरल होता है, ये बात भी समझ में आ गई। एनेंशियोमर कौन सा है, देख के पहचान के बता दोगे एनेंशियोमर कौन। अभी हम एनेंशियोमर की डायस्टीरियोमर की एक और कंडीशन लेके आएंगे, क्योंकि तीसरा भी बच गया है। कौन सा? आरएस फॉर्म बच गया है। कौन सा फॉर्म बचा है? आर और एस फॉर्म बचा हुआ है। आरएस फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जो भी हमारे उस कंडीशन पे प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक असक्रिय, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, इसको पहचानने के काम आता है। ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा मैं कल। आज